वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। बुक में जो है सीरियल नंबर अलग है। तो न्यू बिगिनिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि नए सिटीज़ के कंसेप्ट कैसे आए और नए नए शहरों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर ओबियस है, इंट्रोडक्शन बात करेंगे, फिर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, फिर जनपद क्या था, महाजनपद क्या था, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो आई, मतलब डेमोक्रेटिक टर्म सभा समिति क्या थी, मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक क्या थे, आयन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, कॉइन का कंसेप्ट कैसे आया, ये सारी चीज़ें, वर्ण जाति सिस्टम क्या था, जाति सिस्टम कब से कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, और ट्रेड रूट उत्तर पथ और दक्षिण पथ क्या था, अर्बन ग्रोथ इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया एंड चोला चेरोस्किन, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो आपको 3 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सेकेंड अर्बनाइजेशन से पहले हमें समझते हैं कि व्हाट इज़ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो देखो, अर्बनाइजेशन व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड, ये मतलब क्या होता है, इसको सिंपल से ऐसे आप समझो कि अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, मतलब गाँव से जब शहर बनने लगे तो देन इट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो क्योंकि पहले लोग, देखो, इंसान सबसे पहले कहाँ रहते थे, इंसान सबसे पहले फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में, और इन जंगलों में से इनको थोड़ी सी जब सेंस आने शुरू हुए तो दे स्टार्टेड टू लीव यूनाइटेड। तो अब जब यूनाइटेड रहने लगे तो ये छोटी छोटी घर झोपड़ी इस तरह से फॉर्मेशन करने लगे, और इससे क्या हुआ कि इनको समझ में आई कि भैया अगर यूनाइटेड रहेंगे देयर इज़ ग्रेट चांसेस हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे। तो देन ये गांव में रहना से स्टार्ट किया इन्होंने। बट धीरे धीरे ये गांव के कंसेप्ट जो है थोड़े से बिग होते गए। और अब अगर मैं आपको बात करूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, तो यू मे हैव नाउ अ मल्टीपल आंसर। बट उस समय में उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, बट फिर भी गांव के रिस्पेक्टिव में सिटी ज़्यादा एडवांस रहे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि सिटी कहाँ पे होगी, जनरली जहाँ किंग रहेगा वहाँ के आसपास में सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई। गाँव के भी जो हेड रहेंगे, बट शहर के जो हेड रहेंगे वो ज़्यादा फैसिलिटी रहेगी, मतलब वहाँ कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगी, आज के जैसे नहीं रहेगी बट बढ़िया रहेगी। वहाँ पे कह सकते हो कि ट्रेड का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, वहाँ पे गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि छोटे छोटे विलेजेस से जो है सिटी में पहुंचेंगे। तो यही जो था अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट था। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। तो एज वी नो दैट कि फर्स्ट सिविलाइजेशन खत्म हुई और उसके बाद जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वेयर जनपद एंड महाजनपद। तो जनपद का आप कंसेप्ट समझो कि इंडिया के सपोज आप एक सिटी में रह रहे हो, ठीक है, ये सिटी इस तरह से है। अब इस सिटी में एक छोटा सा एरिया एक जनपद कहलाएगा, अब एक और छोटा जनपद कहलाएगा। तो ये सारे जब जनपद मिल जाएंगे तो ये महाजनपद कहलाएगा। अब इनके अंदर गवर्नेंस कैसा था, ये इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन व्हेन वी आर सेइंग दैट मीन्स वी आर मेंशनिंग द वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। एज यू हैव गॉन थ्रू द क्लास 6 also that there are multiple reasons for declining of Indus Valley civilization. We cannot say anything about certain that this was only the reason, but चलो ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के बाद ये ईयर की अगर बात करें तो 2000 BC में इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करना शुरू हो गए। शहर खत्म हो गए थे और लोग वापस गांव की ओर मुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, अब देखो, अर्बन सिस्टम और हड़प्पन डिसअपियर्ड। अब जब हड़प्पा खत्म हो गई तो हमें कोई भी लार्ज बिल्डिंग या स्ट्रक्चर स्ट्रीट नहीं देखने को मिलते। राइटिंग सिस्टम तो हड़प्पा में भी नहीं था, तो उसके बाद भी एक लंबे समय तक नहीं रहा। ट्रेड या बिजनेस करने वाले लोग खत्म होने लगे और विजिबल एडमिनिस्ट्रेशंस और रूलिंग क्लास भी खत्म होने लगे। इसके बाद में अर्बन लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई, लगभग 1000 सालों तक। तो हो सकता है कि जस्ट मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि हड़प्पा में जो लोग रह रहे होंगे दे थॉट कि ये जो लाइफ है दैट हैज़ कम विद डिस्ट्रक्शन टू अस, तो व्हाई नॉट वी शुड शिफ्ट टू आर अर्लियर लाइफ, कि जहाँ पे लोगों के पहुँच से दूर रहें या डिजीज़ फ्री रहें, या इस तरह से उनके दिमाग में आया होगा। तो उन्होंने जो है एक लंबे समय तक इंडिया में जो है ये डेवलपमेंट थम गई, या कह सकते हो कि स्लो हो गई। अब ऐसा नहीं है कि इंसान खत्म हो गए थे, लोग रह रहे थे। ठीक है, तो
पीपल कंटिन्यू टू लिव बट इन सिंपलर रूरल वेज। जैसा मैंने बताया, ये कैसे रह रहे थे, लिव्ड इन विलेज, फार्मलैंड एंड प्रैक्टिस स्मॉल क्राफ्ट, छोटे छोटे बिजनेस में ये बिजी थे। रीजनल कल्चरल ग्रुप, छोटे छोटे जो स्टेट थे ये सारे डेवलप होने लगे। नॉर्थ और सेंटर इंडिया में अर्बन लाइफ वॉज नो लॉन्गर द नॉर्म, जैसे 1000 साल तक यही चला। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डेवलप होने शुरू किए कैसे, किस एरिया में, सबसे पहले समझते हैं गंगा प्लेन्स में, मतलब जो गंगा के आसपास के एरिया थे वहाँ पे। सिंधु बेसिन जो इंडस रीजन है वहाँ पे हुआ, एंड नेबरिंग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और हमारे कंट्री ने आसपास में भी ये डेवलप होने लगा। और यही फेज जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन का हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो देखो एविडेंस सबसे पहले, जब तक एविडेंस नहीं रहेगा तो हम हवा में बातें नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस जो निकली, जैसे कुछ नए टाउन का, रोड, होम्स, क्राफ्ट का। लिटरेचर में वैदिक टेक्स्ट आने लगे, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आने लगे, टाउन्स, मार्केट, असेंबलीज एंड अर्बन लाइफ इसके बारे में डिटेल से लिखे हुए थे, तो हमें समझ में आने लगी कि ऐसी चीज़ें थी। अब अर्बनाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अर्बनाइजेशन जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बात कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन इंडिया का, देखो फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हमारी ख़त्म हो गई, उसका हमें कोई सोर्स नहीं पता चला, जबकि सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है अभी भी कंटिन्यू है। आप कहोगे कैसे, कि जैसे एक सेकेंड अर्बनाइजेशन का पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अ सिटी नेम पाटलिपुत्रा, इसी सिटी का नाम है अभी क्या, पटना। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक सिटी जो फॉर्म हुई वो ख़त्म नहीं हुई, लाइक दैट फर्स्ट अर्बनाइजेशन ये सिटी कंटिन्यू करती रही। जैसे उज्जैनी, अभी नाम है उज्जैन, दैट इज़ वेरी फेमस प्लेस। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद द सेम नेम एंड विद द सेम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोज। जैसे ये मैं अगर बात करूँ तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का लेटर फेज में डेवलप हुआ है, बट दो दिस यू कैन से दैट दिस हिस्टोरिकल सोर्सेज एग्जिस्टिंग। तो हमें समझ में आता है कि उस समय में सिटीज़ कैसे डेवलप हो रहे थे, एजुकेशन कैसे डेवलप हो रही थी। दिस वन इज़ फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे लोकेट है, बिहार में। अब आते हैं बात कि व्हाट वाज जनपदा एंड महाजनपद। तो देखो ये जो टाइम पीरियड है अबाउट 2000 BC। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, और ये ग्रुप उनका बनेगा कॉमन लैंग्वेज और कस्टम्स के हिसाब से, और ईच क्लान सेटल्ड इन ए स्पेशल टेरिटरी कॉल्ड जनपदा। मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे मैंने पहले बताया कि लोग जो है गांव में रहना शुरू हुआ, और जब चूँकि एक जैसे लैंग्वेज जो होंगे, एक जैसे उनके थॉट मिल रहे होंगे, थॉट नहीं कर सकते हो, डिफरेंट होगा, मतलब एक जैसे चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, और ये ग्रुप कहलाया बाद में क्या, जनपद। अब ये जनपद जो है दो वर्ड से आया, जन मीन्स पीपल एंड पद मीन्स फुट, दैट मीन्स वेयर पीपल स्टार्टेड टू सेटल। ठीक है, यही वर्ड जो है जनपद आएगा। अब महाजनपद क्या होगा, देखो जैसे जैसे छोटे छोटे जो एरियाज होंगे ये बढ़ना शुरू करेंगे, कनेक्टेड होंगे, और 8 to 7 सेंचुरी BC, मतलब BC आई थिंक यू आर फेमिलियर कि ये उल्टे चलते हैं ना। तो मैनी स्मॉल जनपदा मर्ज्ड इनटू लार्जर यूनिट्स विच आर कॉल्ड महाजनपद। ठीक है, तो छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे एक छोटा गांव है, दो दूसरा गांव है, तीसरा गांव है। अब इन एक कोई या तो पावरफुल कोई आदमी रहा होगा, या किसी ने जो है इनको कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, तो ये सारे लोग जो क्या क्या कहलाए, छोटे छोटे जनपद जो है आपस में कनेक्ट हो गए, एंड दे टुगेदर कॉल्ड महाजनपद। ठीक है, अब इस तरह से इंडिया में जो है कह सकते हो कि 16 मेजर या 16 मेजर महाजनपद थे। ठीक है, या हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो, बट 16 के हमें पता चलते हैं। सो इट स्प्रेडेड फ्रॉम गंधर्व टू अंग। ठीक है, और इसकी अगर हम मैप में बात करें तो यू कैन सी दैट ये जो गंधर्व, दैट मीन्स अगर आपने महाभारत देखे होंगे तो गांधार इज फ्रॉम गंधार। ठीक है, सो गंधार आप देख सकते हो अफगानिस्तान में, कंबोज, कंबोडिया। तो दीज आर कुरु, मत्स्य, अवंती, वत्सा, कौशल, पंचला। सो दीज आर द रीजन। काशी, अभी भी नाम काशी है। अंगा, मगध, अभी भी आपको मगध रीजन, दैट मीन्स बिहार। सो ये सारे रीजन जो है दीज आर द मेजर सिटीज़ और द कैपिटल, अभी कर सकते हो उसको, मतलब उस समय के वर्ड में महाजनपद। अब लाइफ इन महाजनपद कैपिटल कैसे हुआ करता था। अब देखो जो कैपिटल होगा
ये बड़े होंगे, बिल्डिंग जो है उसको प्रोटेक्टेड होगा। दैट मीन्स सपोज दिस इज द सिटी, इस सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा एक बड़े से गेट के थ्रू कि समवन कैन नॉट बी इंटर्ड विदाउट यू कैन से दैट परमिशन टू दिस सिटी। या अगर आपने मूवी देखी होगी बहुत सारे, तो आपने देखा होगा या रामायण महाभारत देखा होगा कि हर जो सिटी है ये प्रोटेक्टेड रहते थे, क्योंकि कोई भी बाहर से आके कहीं भी अटैक कर सकता था, लूट कर सकता था। तो इससे सेव करने के लिए लोगों ने पूरी सिटी को ही कह सकते हो कि इन्होंने पैक करके रखा था। और ये क्या होता था, डिफेंडेड बाय मोट्स एंड स्ट्रॉन्ग रैम्पार्ट्स, तो इससे ये प्रोटेक्ट होते थे। नैरो गेटवेज हेल्प कंट्रोल, ये जैसे मैंने कहा छोटे छोटे गेट बनाए जाते थे एंट्री के लिए। एंड एंट्री ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस रहेगी। दिस सिटी वेयर द सेंटर ऑफ पावर एंड इकोनॉमी, तो इस तरह के जो सिटीज़ हुआ करेंगे, जो कैपिटल रहेगा, ये इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की कह सकते हो, या ये सिटीज़ को शो करेगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सिटीज़ जो हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा जो कि पटना है, कौसम्बी, उज्जैनी, तो दीज आर द सिटीज़ अभी भी जो एग्जिस्टेंस है या कंटिन्यू है। ये बहुत सारे पुराने सिटीज़ हैं, 2005 ईयर ओल्ड तक हैं। अब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस में बात करें तो हर जनपदों में एक क्या होती थी, सभा, या एक सभा और एक समिति होती थी। अब सभा क्या होता था, सभा जो है इट इज़ अ स्मॉल काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड नोबल्स हु एडवाइज द किंग एंड लुक आफ्टर जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब सीधे समझो कि सभा जो है ये एक सभा जो है किसकी होती थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। मतलब एल्डर्स का क्यों, क्योंकि ये बूढ़े लोगों ने क्या है, एक लंबा फेज देखा है, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये जनरली क्या करते थे, किंग को हेल्प करने के लिए जो है एक कमेटी थी। और दूसरी कमेटी हुआ करती थी समिति। अब समिति को कह सकते हो इट इज़ अ जनरल असेंबली, यहाँ पे सारे लोग होते थे, असेंबली ऑफ पीपल, इसमें कोई मतलब बूढ़े लोगों की ज़रूरत नहीं थी। द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम असेंबली, या तो वो सभा हो या तो समिति हो, नॉट रूल इंडिपेंडेंटली और अनफेयरली। यहाँ पे किंग जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल रहे थे, बट द थिंग इज दैट किंग इज हैविंग कंट्रोल फ्रॉम दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सभा एंड समिति। अपनी मर्जी से नहीं चलाता था, ठीक है। और इवन सम टेक्स्ट सेज दैट इनकॉम्पिटेंट किंग कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। तो आप समझ लो कि एक कह सकते हैं ना, मोनार्की जैसे टर्म होते हैं, मतलब रूल ऑफ किंग, बट मोनार्की इज कंट्रोल्ड बाय सभा और समिति। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स व्हाट आर द सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो। सो देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन दैट टाइम इन आर कंट्री, जो कि क्लास 9 में जब आप आओगे तो देखोगे कि फ्रांस में आप पढ़ोगे। ये आप कह सकते हो ऐसा यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। अब महाजनपद जनपदा से एक्सटेंड हुआ था। कुछ जो यहाँ पे थे कंप्लीट मोनार्की थी, राजा के पास अनलिमिटेड पावर था, ठीक है। पावर वॉज यूजुअली हेरिडेटरी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन राजा की कुछ ड्यूटीज़ हुआ करती थी। राजा की ड्यूटीज़ थे टैक्स कलेक्ट करना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बिल्ड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि ये सिटीज़ है, ये सिटीज़ के अंदर में जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा मजबूत सा, हिंदी में कहते हैं किला बनाना, फोर्ट बनाना, है ना। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वॉर भी करना। अब उस समय के पावरफुल मोनार्कीज मगध रहा, कौशल रहा उत्तर प्रदेश में, और अवंती मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपद विद डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। अब कुछ जगह पे हमारे यहाँ पे क्या थे कि नॉन मोनार्कियल सिस्टम थे, मोनार्की नहीं थी। इसका एग्जांपल है वजी एंड मल्ला, आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं ये। तो यहाँ पे कैसे सिस्टम चल रहा था, पावर जो था ये सभा और समिति कंट्रोल कर रही थी, किंग नहीं कंट्रोल कर रहा था। इनफैक्ट जो डिसीजन लिए जाते थे वो डिस्कशन से लिए जाते थे, वोटिंग के थ्रू ले जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि जो किंग होता था वो भी वोट के थ्रू बनता था। यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है। हेरिडेटरी का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं था। अब ये सो सिंपली वी कैन से दैट दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन आर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं और पे इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिस्टम थे डेमोक्रेटिक स्टाइल के, ये क्या कहलाते थे, गण या संघ,
ठीक है। तो फंक्शन लाइक अर्ली रिपब्लिक, जो बात कर सकते हैं कि ये अर्ली रिपब्लिक वर्ल्ड में था। और मेंबर यहाँ पे कौन होते थे मेंबर्स, ये इन मेंबर के पास डिसीजन के मेकिंग पावर होती थी। आम आदमी जो थी वो सभा और समिति में, सभा इज अ मेंबर ऑफ, अभी हम लोगों ने बात किया, टू ओल्ड पीपल, एंड समिति इज ऑफ कॉमन पीपल। तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल या ओल्ड पीपल थे, इनके पास पावर थे किस चीज़ का, कि डिसीजन लेने का और लोगों की आवाज़ को पहुँचाने का। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये दुनिया का फर्स्ट एविडेंस है जहाँ पे कहीं पे भी डेमोक्रेसी की बात हो रही है या रिपब्लिक की बात हो रही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज। तो जनपद और महाजनपद में बहुत सारे इंडियन सिविलाइजेशंस में चेंज लाए, और अभी बाद में इसमें से और चेंज होंगे जब वैदिक पीरियड आना शुरू होगा, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन स्प्रेड करना शुरू होगा। और ये जो बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन रहेंगे, इसमें टीचिंग मॉन्क्स, नन और स्कॉलर की रहेगी, पिलग्रिमेजेस प्लेसेस के रहे, और इंडियन आर्ट भी फॉर्म होना शुरू करेगी। इसी के साथ में जैसे जैसे आयन जब इंसानों ने डिस्कवर किया, तो हमारे कह सकते हो कि सिविलाइजेशंस जो है एडवांस हुए। देखो, सिविलाइजेशन को समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वन ऑफ द वे इज़ दैट बाय अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स। तो आर्म्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उस तरह से सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। जैसे मतलब सिटी जब एक्सपेंड करेगा, रूरल एरिया से सिटीज़ के कंसेप्ट आएंगे, तो डेफिनेटली दे रिक्वायर टेक्नोलॉजी। और हड़प्पन के लोग क्या करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। जब आयन एज आया, ये कब, सेकेंड मिलेनियम में, और इससे क्या हुआ कि इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर विथ स्ट्रॉन्गर शार्पर टूल्स। तो फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हो गया। लोग जो कह सकते हैं कि वॉरफील्ड में भी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, एग्रीकल्चर बेहतर होने लगी, और इससे शॉर्ट्स, एरोज, स्पेयर, सेल्स, ये सारे बेहतर बनने लगे। एंड ये लाइटर थे और ज़्यादा इफेक्टिव थे रेदर देन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के इस्तेमाल तो हो ही रहे थे, बट इट वॉज हैवी। अब देखो, आयरन वेपन सपोर्टेड मिलिट्री कैंपेन्स, जैसे हम लोगों ने बात किया। महाजनपद ऑफन फॉट विद नेबर्स, तो एक महाजनपद दूसरे से लड़ेंगे, सबको अपना जो है कर सकते हो ज़्यादा पावर, ज़्यादा पैसा, पैसा इन द टर्म ऑफ ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए उस समय, कर सकते हो ऐसा। तो और इससे क्या हुआ कि इनकी टेरिटरीज बढ़ने लगी, कभी कभी अलाइंसेस भी बनने लगे। तो व्हाट वाज अलाइंसेस? सो सपोज दैट देयर इज अ रूलर ए and his neighboring ruler is ruler B. तो इफ़ A एंड B डिड नॉट हैव अ गुड रिलेशन, तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। सो इट कैन बी हैव फ्रेंडशिप अलाइंसेस, इट कैन बी हैव रिलेशनशिप अलाइंसेस, इट कैन बी हैव जस्ट द अलाइंसेस। सो व्हाट आर फ्रेंडशिप अलाइंसेस? So suppose that they have promised that if there is any ruler who is ruler D, suppose, so they will attack either of us, तो it will be considered as attack over us। मतलब कि D अगर A के ऊपर अटैक करता है तो B समझेगा कि ये मेरे ऊपर अटैक है, D अगर B के ऊपर अटैक करता है तो A समझेगा मेरे ऊपर अटैक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये समझा जाएगा कि दोनों मिल के जो है इसका सामना करेंगे। और ये कभी दैट आई हैव टोल्ड कि फैमिली रिलेशनशिप पे हो जाते थे। सपोज समवन ए और बी इज़ हैविंग डॉटर और सन, तो इन दोनों के आपस में मैरिज करा दिए जाते थे, या इनकी कोई बहन है तो दूसरे रूलर अगर यंग है तो उससे शादी करा दिए जाते थे, सो दैट द रिलेशन वुड बी सस्टेन लॉन्ग। ठीक है। तो नेक्स्ट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ लार्जर किंगडम एंड एम्पायर्स। तो अब ए बी के रिलेशन अच्छे हो गए, तो ए को पता है कि भैया बी से झगड़ा नहीं करना है, तो बी तो मेरे ही एरिया में हो गया, तो ए ने फिर अब अगला रूलर डी को टारगेट किया, या बी सिमिलटेनियसली, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर ये तीनों मिलके जो है ई के ऊपर टारगेट करेंगे, तो इस तरह से जो है बड़ा सा एरिया ये कैप्चर कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कॉइन की, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंडियन कॉइन विच इज कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन। हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इट इज़ कॉल्ड आहत सिक्के। जिस तरह से ट्रेड इंक्रीज करता गया, अब ज़रूरत पड़ी थी करेंसी की। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होते थे, देख लो आप सब, तो छोटे छोटे सिंबल होते थे, ताकि ये इससे क्लियर हो सके कि ये राजा का कॉइन है या राजा का द्वारा इशू किया गया है। बाद में जो शुरू में तो नॉर्मल कॉइन आएंगे, और बाद में जो है कॉपर, गोल्ड और अदर मेटल्स के आने लगेंगे। कॉइन्स महाजनपद के द्वारा इशू किए जाते थे, और एक रीजन या दूसरे रीजन्स में भी इसका ट्रेड होता था। अब जब जैसे जैसे कॉइन की डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई, इंडिया के नेबरिंग रीजन्स में भी अच्छे रिलेशन बने लेंगे।
और डिस्टेंस सिविलाइजेशन डेवलप होने लगेगी। दिस इनोवेशंस हेल्प ले द इकोनॉमिक फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एम्पायर। तो देखो एक एम्पायर अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ओबियस है कि दूसरे एम्पायर भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे, एंड लेटर ऑन व्हाट यू कैन से दैट कि फ्यूचर में जो भी एम्पायर आएंगे दे आर समहाउ इकोनॉमिकली गुड। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि वाई सोसाइटीज क्रिएट ग्रुप। देखो सोसाइटी ग्रुप क्यों क्रिएट करती है? एज सोसाइटीज ग्रो मोर कम्प्लेक्स दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दे हैव टू बी इन अ सोसाइटी और लाइक दैट। तो लोगों को जो है दे आर हाउ दे आर डिवाइडेड इज अ क्लास और ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन मीन्स व्हाट आर द जॉब दे आर डूइंग। नेक्स्ट इज द स्किल्स और प्रोफेशन, जैसे इंजीनियर की अपनी ग्रुप हो गई, अब व्हाट्सएप में भी ग्रुप देख सकते हो, डॉक्टर की अपनी ग्रुप हो गई, और सपोज दैट टीचर्स की अपनी ग्रुप हो गई। सो लाइक दैट इस तरह से ग्रुप की डेवलपमेंट होने लगी, सोशल रोल्स के हिसाब से भी डेवलप होने लगे। लेकिन क्या कर रहे थे कि सब लोग साथ में मिल करके काम कर रहे थे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस सम एज इनइक्वालिटी अराइजेस, सम ग्रुप गेट मोर पावर और वेल्दी देन अदर्स। तो भी ऐसे सोसाइटी में अभी भी वही चल रहे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। तो वहाँ पे भी उस समय ऐसा चला। अब इंडिया में जो जाति सिस्टम के बारे में बात करें कि जाति का मतलब क्या हुआ? अ कम्युनिटी और ग्रुप लिंक टू अ प्रोफेशन और लाइवलीहुड। पहली जो जाति की सिस्टम थी वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हुआ करता था। प्रोफेशन मीन्स वॉट एवर द वर्क दैट यू आर डूइंग। तो आप देख लो फार्मर्स की हो गई, मर्चेंट्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, वेवर्स हो गए। अब स्किल्स वेयर यूजली पास डाउन जनरेशन। तो क्या हो गया कि आप ऐसे समझो इसको कि ब्राह्मण्स जो थे दे आर प्रिस्ट, चार जो मेन वर्ण थे। क्षत्रियास जो थे दे आर किंग विच इज कॉल्ड रूलर्स वॉरियर्स। नेक्स्ट इज वैश्यस दोज हु आर बिजनेसमैन, एंड फोर्थ इज शूद्रा। लेटर ऑन दलित्स आ गए जो कि अनटचेबल रहे क्योंकि ये छोटे मोटे काम करते थे, और शूद्रास फॉर्म वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सपोज दैट समवन इज ब्राह्मण, तो इट डजेंट मीन दैट कि ब्राह्मण ब्राह्मण इज अ वर्क, okay, it is a profession. So a son of Sudra can become Brahman also, a son of Brahman can become Sudra also, vice versa in all those group. But later on क्या हुआ कि अब ब्राह्मण का बेटा था या क्षत्रिय का बेटा था, अब सोचो राजा का बेटा जो है वो फार्म पे क्यों काम करेगा, नौकर तो नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड एट द सेम टाइम जाति सिस्टम और ज़्यादा रिजिड होती गई। नेक्स्ट, चेंजिंग प्रोफेशन इन अर्ली टाइम्स। अर्ली इंडियन सोसाइटी वॉज मोर फ्लैक्सीबल, जैसे हम लोगों ने बात किया, पीपल कुड चेंज ऑक्यूपेशन इफ नीडेड, अगर लगता होगा। तो ड्रॉट और क्राइसिस लेड फार्मर्स टू मूव टू टाउन्स एंड बिकम वर्कर्स। तो अब देखो क्राइसिस आए होंगे, ड्रॉट आए होंगे, कुछ ब्राह्मण्स जो थे ट्रेडर्स बने, सोल्जर्स बने, और इससे क्या हुआ? स्टेबिलिटी रही। लेकिन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड कब हुआ? इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगे, लोअर जातिज एंड सम कम्युनिटीज वेयर एक्सक्लूडेड। और ये क्या हुआ? स्पेशली ब्रिटिश के समय में और ज़्यादा ये बढ़ी। देखो पहले से नहीं चली आ रही है, इनफैक्ट मिडिएवल टाइम तक ठीक ठाक रहे, ब्रिटिश के समय तक और कॉम्प्लिकेटेड हुए। ये वर्णा जाति सिस्टम्स जो है इंडिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुए। ये पहले फ्लैक्सिबल थे, लेकिन बाद में ये जिस ज़्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं कि बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड हुए। अब हम बात करते हैं दो नए रूट जो आए, उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ की। ये मैप आप देख सकते हो, ये जो दो मैप थे इंडिया के नए डेवलप हुए, कर सकते हो एक नए रूट डेवलप हुए। तो ये उत्तर पथ की बारे में बात करें तो ये कनेक्ट करता था नॉर्थ इंडिया को गंगा प्लेन्स की, ये आप मैप फिर से देखो, एंड ईस्टर्न इंडिया को। जबकि दक्षिण पथ जो कौसंबी से स्टार्ट होता था और क्रॉस विंध्यास और साउथ तक कनेक्ट करता था। अब इसका इस्तेमाल क्या होता था? ये ट्रेड यूज के लिए होते थे, मिलिट्री कैंपेन के लिए होते थे, एंड दीज आर फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब बहुत सारे इसके साथ में और भी जो है रूट फेमस होने लगे, एंड ये कैन से दैट अलग अलग कंट्री में जो रीजन्स हैं वो बढ़ने लगे। तो कुछ पोर्ट सिटीज़ भी डेवलप हुए, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और ये कोस्टल सिटीज़ जो थे ये ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते गए। रूट्स वेयर वाइटल फॉर स्प्रेडिंग गुड्स, कल्चर एंड आइडियाज़। तो देखो कहीं भी जो अब एक सिटी से दूसरी सिटी की अगर बात करें तो फेमस जो जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो तो जो है वहाँ पे लोग जो है जुड़ते नहीं हैं, और जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो फिर कल्चर्स जाएंगे, एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह पे फेमस होगी, और अलग अलग आइडियाज़ भी। सपोज कोई एक आइडिया एक सिटी में आया तो इट विल नॉट लिमिटेड टू दैट सिटी ओनली, इट विल स्प्रेड टू अनदर सिटीज़।
ईस्टर्न इंडिया में की अगर बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में इस समय में अर्बन ग्रोथ होना शुरू हो गया, जैसे शिशुपालगढ़ जो कि अभी भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर दैट मीन्स उड़ीसा में है। एक कलिंग की जो है कैपिटल, बाद में अशोका की जो है यहाँ पे जीतने की कोशिश करेगा, एंड अशोका वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। हाउएवर ही वॉज, यू कैन से दैट, बहुत ज़्यादा मैस्केयर होंगे जिसके रिजल्ट कर सकते हो कि अशोका वॉज लीन टू बौद्ध रिलीजन। तो ये कलिंगा वही जगह है। और ये जो यहाँ पे भुवनेश्वर जो मॉडर्न या शिशुपालगढ़ जो था, ये फोर्टिफिकेशंस किया, फोर्टिफिकेशन पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रॉड स्ट्रीट्स यहाँ पे बनाई गई और स्क्वायर लेआउट था। और यहाँ पे ये एक जो है प्लान्ड अर्बनाइजेशन का पार्ट था, और एडमिनिस्ट्रेशंस भी डेवलप हुई साथ में। सदर्न किंगडम की अगर बात करें तो बाय 400 बीसी, देखो 2500 बीसी से हम लोग बात कर रहे हैं, आ गए हैं 400 बीसी तक। सदर्न इंडियाज में भी ट्रेड जो बढ़ने लगी, जिसमें से कुछ किंगडम जैसे चोला, चेरा, पांड्यास ये बहुत फेमस रहे। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक तो तमिल लिटरेचर से और एक्सकवेशन से हमें पता चलता है। उसके बाद सदर्न इंडिया में प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे, गोल्ड हुआ करते थे, स्पाइसेस हुआ करते थे, विच वॉज वेरी फेमस ऑन दैट टाइम। और ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे होगी? ये रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेंगे, मतलब सदर्न पार्ट से सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ पार्ट में कनेक्ट होगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो इट वाज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। तो इंडिया के लिए तो ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल एशिया से, मतलब अभी आप सेंट्रल एशिया की बात करें तो मैप में देखो यहाँ पे, और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो ये भी आप मैप में देखो। और धीरे धीरे इंडिया जो है एक बहुत बड़ा, कह सकते हो कि वॉज अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड। वन इंटरकनेक्टेड सबकॉन्टिनेंट बाय 300-200 BC, मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज इंटरलिंक्ड। तो एक दूसरे से जुड़ गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स, आइडियाज़, कल्चर का एक्सचेंज होने लगा। और इसके साथ में प्रॉब्लम आने लगी कि महाजनपद गायब होने लगे। ठीक है। और अब क्या होगा? ये जो महाजनपद, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिया का फॉर्मेशन में अलग अलग था, अब ये छोटे पार्ट खत्म हो जाएंगे। महाजनपद वॉज, यू कैन से दैट, बिगर यूनिट, बट इट वॉज नॉट एज बिग एज द कंट्री। तो महाजनपद खत्म हो जाएंगे, और अब क्या होगा? देयर विल बी a concept of empires which will rule throughout the country। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट करो। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए क्लास 7 के लिए, मैं हिस्ट्री कोशिश करूंगा कि आपको बस 1-1.5 महीने में पूरी आपकी जो है इसी चैनल पे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे टॉपिक यहाँ पे अपेयर हो जाए, एज वेल एज इकोनॉमिक्स भी आपके साथ आ गई है। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ ओपिनियन हो, आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप करो। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।